अब हम आगे ही बात कर रहे हैं। हम 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं थी उनकी चर्चा कर चुके थे। उनके अंतर्गत भारतीयों को क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त नहीं हुआ, प्रांतीय स्वायत्ता का क्या अर्थ है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब प्रांतीय स्वायत्ता वाकई में मिली या नहीं मिली, इस पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि 1937 में जब चुनाव हुए, या महत्व देखें आप इसका, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हो रहे हैं। 1937 में जब चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस ने 11 प्रांतों में चुनाव लड़े। उनमें से उसने लगभग 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को। ये थे मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसके पास, ठीक है, या कांग्रेस पूर्ण बहुमत था कांग्रेस के पास। दूसरी ओर देखें जो जहाँ वह सबसे बड़े दल के रूप में निकल के आई, आसाम 10 उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में रही, सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित हुई, यह विजयी रही, ठीक है। अब दूसरी ओर देखें तो जहाँ पंजाब और सिंध में उसकी स्थिति कमज़ोर थी, इतनी प्रभावी नहीं थी, ठीक है। अब इस स्थिति के आधार पर कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल चुने गए, प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने वैधानिक स्तर पर सरकार बनाने का या मंत्रिमंडल निर्मित करने का काम किया। हम 1935 के अधिनियम का महत्व पढ़ रहे हैं, या लागू होना, कैसे वो काम कर रहा है, उसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट हमारी फर्स्ट है, वो हमारा है 1935 का अधिनियम, जिसके हमने विशेषताएं पहले पढ़ लिया है, आधे से ज़्यादा काम कर लिया। अब उसकी विशेष महत्व क्या पढ़ रहे हैं। 1937 में जब ये लागू हो रहा है या इसके आधार पर पहली बार जब चुनाव हो रहे हैं, तो उन चुनावों में इतने प्रांतों में हमने अलग अलग डिवाइडेशन कर लिया है। कांग्रेस बहुमत को प्राप्त कर चुकी है, तो उसने लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग थी, अन्य जो पार्टियां थी, उनमें सबसे मजबूत थी मुस्लिम लीग। इसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, लगभग 4% के करीब इसको वोट मिले, ठीक है। और इसी कारण वह कुल जो 482 सीटें, उनमें से 51 सीटों पर ही विजय हासिल कर पाई है। यानी मुसलमानों के लिए 451 सीटें रिजर्व हैं, उनमें से 51 सीटों पर ही मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई है। यानी बाकी सीटें कांग्रेस और अन्य दलों ने प्राप्त कर ली। यानी मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि बनने का दावा कर रही है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल खराब रहा है, ठीक है। तो आप देख लें, अब यहाँ पर सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल व्यवस्थाएं भी कर रहा है, प्रशासन को संभाल रहा है। अगर हम बात करें और तो ये पूर्ण बहुमत की जो सरकारें बनी, या यहाँ जो सरकारें बनी हैं, इन्होंने प्रशासन को भी अच्छे से संभाला है। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नर के नाम से हम डर रहे हैं, जैसा भी हम इसकी आलोचनाओं में लिखेंगे, तो गवर्नर जो प्रशासन को प्रभावित करने या हस्तक्षेप करने की जो शक्ति रखता था, उसके डर के बावजूद भी कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाकर दिखाया, प्रशासन को चलाकर दिखाया और बहुत अच्छे से काम किया। हालांकि कोई बड़ी व्यवस्था नहीं करी, लेकिन जो उस प्रांत की आवश्यकताएं थी या जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की स्थापना हुई है, उन प्रांतों में जो कार्य किए गए हैं वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के विरुद्ध जिन लोगों ने काम किया या आंदोलन में भाग लिया, उन लोगों की जमीनें लौटाने का काम भी इस समय निर्मित कांग्रेस सरकार ने किया। इस प्रांतीय सरकार ने उन लोगों को भी ज़मीनें लौटा दी। और तो किए, सिंचाई से संबंधित, किसानों से संबंधित, मजदूरों या महिलाओं से संबंधित जितने भी काम कर सकती थी अपने क्षमता के अनुरूप, इतने प्रतिबंधों के बावजूद वो सारे काम कांग्रेस ने उस छोटे से कार्यकाल में किए। हालांकि 1939 में भारत को स्वतंत्र कराने के मुद्दे पर कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने अपने कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने मंत्रिमंडलों से क्या दे दिया, इस्तीफा। यानी वहाँ की सरकारें गिर गई। प्रशासन में जो प्रत्यक्ष भागीदारी थी उससे कांग्रेस पीछे हट गई, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि
हम अपनी स्वतंत्रता की मांग को बड़े अच्छे से रख पाएंगे। की मांग पर इन मंत्रिमंडलों ने या सरकार मंत्रिमंडल से क्या दे रहे हैं, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। यानी एक तरह से जो प्रांतीय स्वायत्ता में 1937 में मिली 1935 के अधिनियम से, वह हमने 1939 तक काम में ली है। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडलों ने क्या दे दिए हैं, इस्तीफे दे दिए। यानी व्यवहार में ये 1935 का अधिनियम 2 साल तक कार्यरत रहा और उस दौरान कांग्रेस ने प्रशासनिक अनुभव लेते हुए जनता के मुद्दों को या जनता से संबंधित कई समस्याओं का समाधान कर अपनी एक अच्छी छाप वहां पर प्रदर्शित की। ठीक है, इसका इतना महत्व रहा। पहली बार, अब हम और देखिए, पहली बार क्या रहा, पहली बार वैधानिक सरकार की स्थापना हो रही है, या पहली बार निर्वाचित जो सरकार थी, निर्वाचित सरकार की स्थापना हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। उसके अलावा जो स्थानीय विवाद थे या लोगों में जो आपसी समस्याएं क्रिएट हो जाती थी, उन समस्याओं का भी समाधान करने का या उन मुद्दों को जो ज़्यादा आवश्यक हैं उनको वरीयता देकर विवादास्पद मुद्दों को साइड में करने का या उन्हें हटा देने का काम भी इस अधिनियम की सरकारों के द्वारा किया गया। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय अनुभव ले रहे हैं, प्रशासन में डायरेक्ट किस तरह से काम करना है उसका क्या ले रहे हैं, हम अनुभव ले रहे हैं। और ये हमारा प्रयास एकदम सफल भी रह रहा है, क्योंकि हमने 2 साल तक बहुत अच्छे से सरकार क्या की है, चलाने का काम किया। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्रणा आवश्यक होगी, और वो मंत्रणा कौन करेगा, गवर्नर करेगा। गवर्नर द्वारा मंत्रणा की जाएगी मंत्रियों के साथ। यानी गवर्नर अकेला एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा जो सभी प्रकार के फैसले लेने के लिए उत्तरदायी होगा। अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, गवर्नर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उसे किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती भी है या कोई ऐसा विषय है तो आवश्यक रूप से या सीमित रूप से वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इससे भी पता लगता है कि ये 1935 का जो अधिनियम है वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जो डिवाइडेशन किया गया था, वह डिवाइडेशन भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या कर दिया गया, यहाँ अंतर कर दिया गया। गवर्नर को कहीं कहीं नाम मात्र का शासक बनाया गया और बाकी कार्य किसको दे दिए गए, उस मंत्रिमंडल को। तो ये जो बात है ये भी 1935 के अधिनियम के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। सूचियाँ बनाई गई जो आज भी हमारे पास हैं, जिन सूचियों को अभी हम इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो महत्व हम 2 तरीके से देख रहे हैं। एक तो इसको लागू करने में किस तरह का बेनिफिट हो रहा है, एक महत्व हम 1935 के कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो हमने संविधान में लिए हैं, वो भी इसके महत्व में ही आएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह का जो हमें फ़ायदा हो रहा है, प्रशासनिक अनुभव का, वैधानिक सत्ता कैसे कार्य करती है उसका, गवर्नर को कैसे सीमित किया जाएगा, पहली बार सीमित किया गया उसको, उसके हस्तक्षेप को कम किया गया, ये हमें 1935 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि ये व्यवस्था ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं, लेकिन इस व्यवस्था ने फिर भी कुछ कमियां थी, उनको भी हम देख लेते हैं। इस व्यवस्था ने हमें जो फ़ायदा दिया उसका अध्ययन तो हम कर ही रहे हैं, और उसका अध्ययन हम आगे भी करेंगे। जब हम अपना संविधान पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ हमने 1935 के अधिनियम से यहाँ पर ली है। अब इसकी कमियों में देखें, सबसे पहले हमको पढ़ी हुई है, बस हमको एक बार रिवाइज करना है। सबसे पहले तो बात थी कि गवर्नर जनरल के द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा की जाने पर, संकट काल की घोषणा अगर की जाएगी तो वहां पर सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, गवर्नर के हाथ में। संकटकालीन परिस्थितियों में सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, गवर्नर के हाथ में। और गवर्नर क्या करेगा, इस संकटकालीन अवस्था में प्रांतीय सूची के विषयों पर भी, प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बना सकेगा, कानून बना सकेगा। पहली बात।
इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा उन्होंने नहीं दे रखी। तो पहली कमी तो यही हो गई कि जो स्वायत्तता दी गई थी उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, किसके द्वारा, किस परिस्थिति में, क्या रिजल्ट रहेगा, ऐसा। ठीक है। इसके अलावा अब गवर्नर की बात कर लें। अगर गवर्नर ये घोषणा कर दे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, विफल होने पर सत्ता किसके पास आ जाएगी, गवर्नर के पास। वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, क्या रिजल्ट रहेगा, प्रशासन किसको छोड़कर, हाई कोर्ट को छोड़कर। संपूर्ण प्रशासन लिख दूं अगर, तो संपूर्ण प्रशासन किसके अंतर्गत आ जाएगा, गवर्नर के अंतर्गत आ जाएगा, गवर्नर के हाथों में आ जाएगा ये प्रशासन। ठीक है। इसके अलावा भी गवर्नर क्या कर सकता था नियंत्रण बनाने के लिए, पास किए गए विधेयकों को गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए रिजर्व कर सकता था। ठीक है। और गवर्नर जनरल क्या करेगा, पास करे तो करे, नहीं तो मना कर देता था। पास करना भी कोई बाध्यता नहीं थी, मना कर सकता था, मना भी नहीं करेगा तो वो सम्राट के लिए रिजर्व रख देगा। फिर ध्यान से सुने आप, गवर्नर किसके लिए रखेगा, गवर्नर जनरल के लिए। गवर्नर जनरल या तो पास करेगा, ठीक है, रिजर्व रखा जाएगा किसके लिए, गवर्नर के लिए। गवर्नर ये अगर पास कर देता है तो ठीक है, मना कर देता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी किसके लिए रख लेगा कि मुझे, मैं सम्राट की अनुमति के लिए इसे क्या रखूंगा, रिजर्व कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह के जो नियंत्रण है, आप देखिए इनडायरेक्टली नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर स्वायत्तता तो दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर क्या लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कुछ। इसके अलावा आप देखें, इसके अलावा गवर्नर जनरल की अनुमति, गवर्नर जनरल की अनुमति जो थी वह सभी मामलों में समान रूप से प्राप्त नहीं होती थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल क्या करता है कि वह रिजल्ट देने, निर्देश दे सकता है। गवर्नर जनरल को यह पावर थी कि वह निर्देश दे सकता है समय समय पर जैसा वो आवश्यक समझे। गवर्नर जनरल क्या करेगा, निर्देश दे सकता था, किसको, मंत्रिमंडल को भी और गवर्नर को निर्देश दे सकता था। तो आप ये ध्यान करें कि ये जो बात है यह भी प्रशासनिक स्तर पर उन चीजों को नियंत्रित करने का काम कर रही है। गवर्नर जनरल क्या देगा, निर्देश, और ये मानना भी आवश्यक था, इसमें कोई ढिलाई नहीं की जा सकती। गवर्नर जनरल के निर्देशों को मानना गवर्नर के लिए और मंत्रिमंडल के लिए, प्रांतीय मंत्रिमंडल के लिए आवश्यक था, यानी वे इसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक तरह का प्रतिबंध है, या ये भी एक तरह की सीमा है जो कि हमारी प्रांतीय स्वायत्तता को क्या कर रही है, सीमित कर रही है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के लिए कुछ ऐसे विशेष विधेयक, ऐसे विधेयक या संशोधन, कोई विधेयक, विशेष विधेयक पास करने के लिए या उसमें किसी तरह का कोई संशोधन करना है किसी विधेयक में, तो उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती थी, पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता था। ठीक है। आप लोग ये बात ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि आज भी हमारे पास यही सिस्टम, इसलिए ज्यादा आसान है। आज भी गवर्नर या राज्यपाल जो है वो कुछ विधेयकों को पास करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, या पास करने के बाद उनमें किसी तरह का कोई संशोधन या कुछ करना है या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वह उन्हें रिजर्व रख सकता है। बस ये है कि आज सम्राट के पास नहीं ले जाएगा राष्ट्रपति, वह अपने तरीके से उन विधेयकों का जो करना है वो करेगा, लेकिन उस समय सम्राट के पास जाते थे। यहाँ पर भी कुछ विशेष विधेयकों को पूर्व अनुमति लेना प्रस्तुत करने से पहले, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, प्रस्तुत करने के बाद वह गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए क्या रखेगा, उनको रिजर्व रख देगा। यहाँ पर क्या रह रहा है कि अनुमति लेने से पहले ही, यानी प्रस्तुत करने से पहले ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये प्रस्तुत किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर आर्थिक क्षेत्रों में जो आर्थिक विधेयक या बजट में कोई संशोधन किया गया है या किसी अनुदान को अस्वीकृत किया गया है, तो अस्वीकृत अनुदान को
या मांग को पुनः स्वीकृत कर देगा, पुनः स्वीकृत कर देगा। या जो संशोधन किया है मंत्रिमंडल ने यानी कार्यपालिका ने, मंत्रिमंडल ने अगर कोई संशोधन किया है किसी अनुदान में या बजटीय मांग में, तो उसको पुनः स्वीकृत करने का अधिकार भी किसको दे रखा है? गवर्नर को। तो अगर साधारण शब्दों में देखें तो हमें प्रांतीय स्वायत्ता मात्र शब्दों पर ही मिली है, उस पर इतने सारे प्रतिबंध हैं या उस पर इतनी सारी बंदिशें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं हो रही है। पूर्ण स्वायत्तता न होकर यह सीमित स्वायत्ता मानी जाएगी या प्रतिबंध पूर्ण स्वायत्ता, प्रतिबंध पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। ठीक है, शायद इसी का कारण था कि प्रारंभ में कांग्रेस के जो जहां जहां कांग्रेस सरकार या कांग्रेस दल को ज्यादा सीटें मिली या बहुमत प्राप्त हुआ, वह सरकार बनाने में झिझक रहे थे। उन्हें लगता था कि ये जो मैंने अभी आपको ये जो बताए हैं प्रतिबंध, इन प्रतिबंधों के कारण हम स्पष्ट तौर पर या पूर्ण रूप से या पूर्ण स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएंगे। तो एहसान लें अंग्रेजों का कि उन्होंने हमें सरकार चलाने का मौका दिया, इससे बेटर है कि हम उस सरकार को चाहकर उसे शामिल नहीं करें, यानी हम उस सरकार को पार्टिसिपेट नहीं करें, ऐसा उनका मानना था। लेकिन फिर उन्होंने बाद में ली, पार्टिसिपेशन में भाग लिया, प्रशासन में सरकार बनाई, लेकिन वहाँ वो 2 साल ही काम कर पाए और उन्होंने स्वतंत्रता के मुद्दे पर उससे इस्तीफे दे दिए मंत्रिमंडल ने और स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने के लिए तैयार हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अच्छी बातें थी इस अधिनियम की, वह बातें जब सामने आ रही हैं तो फायदा हुआ। यही बात है कि हमने हमारे संविधान में उन बातों को शामिल किया। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में किन किन बातों को हमने शामिल किया है। विशेष तौर पर जो संवर्ती सूची है या गवर्नर जनरल और या गवर्नर जनरल के अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में जो पद हमने स्वीकार किए हैं, उन्हें उसी तरह की शक्तियां दी गई हैं जैसे कि उस समय गवर्नर जनरल और गवर्नर को थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना देखेंगे और कांग्रेस की स्थापना के साथ हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की स्थापना में कांग्रेस में किस तरह के मतभेद हुए कि कांग्रेस से निकलकर ही या कांग्रेस की प्रतिद्वंदिता में मुस्लिम लीग का जन्म होता है और मुस्लिम लीग अपने कार्यों को किस प्रकार से नहीं कर पाती है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि मुस्लिम लीग 1935 के अधिनियम में इतने साल हो गए, 1906 में हमने स्थापना की थी मुस्लिम लीग की, 1906 से लेकर 1935 तक मुसलमानों के हितों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, या फिर मुस्लिम लीग वास्तव में उसकी बुनियाद ठीक नहीं है या उसकी स्थापना के जो कारण है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि वह इतने बड़े स्तर पर काम करने के बावजूद भी 1937 के जो चुनाव हो रहे हैं 1935 के अधिनियम के आधार पर, वहाँ सिर्फ 4% वोट प्राप्त कर पा रही है और 51 मुस्लिम सीटों को जीत पा रही है, जबकि 480 प्लस सीटें कांग्रेस 480 प्लस सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी या मुस्लिम सीटों के तौर पर निश्चित की गई थी, उनमें से 51 सीटें जीत पा रही। तो कहीं ना कोई कमी रही मुस्लिम लीग में कि वह उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है जितनी अच्छी उससे उम्मीद थी। अब मैं आपको उसके साथ साथ मैं बताता चलूँगा जिसके आधार पर कि कौन कौन से हमारे ऐसे कानून थे जो हमें 1935 के अधिनियम के हमने ऐसे के ऐसे लिए हैं। देखिए, अगर मैं एक एक करके बताऊं, ये भी उस महत्व में ही आएंगे।
सबसे पहली बात तो आप देखिए विसदनात्मक व्यवस्था, बार बार इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। विसदनात्मक व्यवस्था प्रांतों में की गई, जहां विधानसभा और राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद वर्तमान में भी हैं राज्यों में, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और केंद्र में अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी प्रांतों में। तो ऐसे ही वर्तमान में भी हमारे यहाँ प्रांतों में 6 प्रांतों में उस वक्त थी और आज भी इतने प्रांतों में। आगे देखें, गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति के समतुल्य पद, समतुल्य पद, ठीक है। सूचियां जो बनाई गई थी उस वक्त भी 4 थी, आज भी 4 है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। आज भी यही कानून है कि संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन जहां इन दोनों के कानूनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, वहां उस सीमा तक संघ सूची पर बना कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। यानी जहां जहां संघ सूची कार्यरत है वहां वहां संघ सूची को महत्व दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखें आप, जो 352, 356 के अंतर्गत जो आपातकाल लग सकता है, वह आपातकालीन शक्तियां, अगर मैं कहूं आपातकालीन शक्तियां भी 1935 के अधिनियम से मिलती जुलती हैं। यानी जो शक्तियां हमें उस समय जिन पदाधिकारियों को दी गई थी या जैसे प्रावधान उस समय किए गए थे आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में, वैसे ही प्रावधान अब हमारे 1950 में निर्मित संविधान में भी किए गए हैं। यानी गवर्नर की सिफारिश भी आवश्यक है अभी भी राज्यों के लिए, और केंद्र में राष्ट्रपति करता है, केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वो काम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये हमने वहाँ से ली है जहाँ 1935 में भी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात हो रही थी, हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई है। उसके बाद जब हम देख रहे हैं भारत को अभी भी राज्यों का संघ कहा गया है, हमारे संविधान में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और देखें भारत राज्यों का संघ है, इसके अलावा स्पष्ट तौर पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो डिवाइडेशन था वह डिवाइडेशन भी हमारे संविधान में वर्तमान में दिखाई देता है। यानी ये जो बेसिक जो हमारा आधार है इन अनुसूचियों को लेकर या भाषा को लेकर, वह जो कार्य कर रहा है वो उस समय भी इतना ही कार्यरत था, इतना ही प्रभावी था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो संविधान बनाया गया है ये ब्रिटेन के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में जो उस समय प्रचलित कानून थे वही कानून इस समय भी प्रचलित में रहे। यानी 1935 का जो कानून है वह कानून ब्रिटिश संविधान से लिए गए और उन्हीं कानूनों को भारतीयों के द्वारा भी अपने संविधान में रखा गया। यानी 1935 के संविधान का मूल सोर्स जो है वह ब्रिटिश परिस्थितियां या ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश परंपराएं रही थी उस समय की। इसी तरह भारतीय संविधान में कुछ बातें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं, इसका मतलब 1935 की और ब्रिटिश संविधान में भी समानता है। वही समानता भारतीय संविधान की समानता के अंतर्गत भी आती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो अधिनियम लिए गए हैं ये भारतीय संविधान में और 1935 के अधिनियम में और ब्रिटिश परंपरा या ब्रिटिश जो लिखित संविधान उसमें सिमिलरिटी रखते हैं।
क्योंकि ब्रिटिश हम पर शासन करने वाला था, तो ब्रिटेन में जैसी शासन व्यवस्था थी वही 1935 में कई प्रावधान भारत में प्रशासन चलाने के लिए जोड़े गए और उन्हीं को भारतीय संविधान में 1950 में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये जो मुख्य 4-5 बातें हैं, 5-6 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें इतनी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सी उस संविधान में थी और कौन सी संविधान में है। आगे देखते हैं। तो ये इसका महत्व है। इस महत्व को आप वहाँ भी जोड़े जो मैंने आपको पहले बताया और कुछ कमियां मैंने बताई, तो उनके आधार पर जब आप विश्लेषण करेंगे तो 1935 का संविधान किसी भी दृष्टिकोण से अपूर्ण तो नहीं था, लेकिन जो प्रांतीय स्वायत्तता गई थी उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि न मामा से काना मामा बढ़िया होता है, मामा नहीं है इससे बढ़िया काना मामा ही चलेगा। तो जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल रही है तो ये जो नाम मात्र की प्रांतीय स्वायत्तता मिली है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। संपूर्ण भारत में एक शासन व्यवस्था, एक वैधानिक शासन व्यवस्था पहली बार लागू की गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग ने बाद में जब डिवाइडेशन हुआ तो वह हिस्सा जहां वह जीत ही नहीं पाई थी वह हिस्सा भी उसे मिल गया, क्योंकि वहां मुस्लिम बड़ी संख्या में थे और उन मुसलमानों को मुस्लिम लीग ने बाद में संगठित कर लिया। पहले वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे थे या हम कहते एक तरह से राष्ट्र के एकीकरण में वोट दे रहे थे या राष्ट्रवाद के समर्थन में वोट दे रहे थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग की पराजय हुई इन चुनाव में, कमी में एक और लिखेंगे आप कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव हुए उनको सपोर्ट नहीं किया था। यानी अपने चुनाव परिणामों को देखकर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इस तरह के प्रशासन में भाग नहीं लेंगे। वहीं से उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि हमें मुस्लिम राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो या अगस्त प्रस्ताव हो या पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग हो, इस तरह के विचार पहली बार जब 1935 के अंतर्गत चुनाव में मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस डाउन रही थी तब उसके मन में विचार आया कि अगर ऐसा रहा तो मेरा राजनीतिक अस्तित्व यानी मुस्लिम लीग का आज़ादी के बाद भी राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहेगा, उसे किसी तरह की राजनीतिक पहुंच या अप्रोच नहीं मिलेगी। तब उसने देखा कि मुझे भारत के विभाजन की मांग उठानी चाहिए, भारत के डिवाइडेशन की मांग उठानी चाहिए। हो सकता है कि अगर वो उन चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करती, अच्छी सीटें उसे मिलती तो शायद वो भारत की डिवाइडेशन की मांग नहीं करता। लेकिन इन चुनावों में 1935 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव हुए उनके आधार पर जो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ कम रही, उसकी वजह से उसने भारत के विभाजन की मांग उठाई और उन जगह जहाँ पर मुस्लिम बड़ी संख्या में थे वो भाग उसने मांग लिया। यानी कांग्रेस बड़े दल के रूप में तो थी लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया था। असम, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत जो राज्य थे वहाँ कांग्रेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम थी बजाय उन 6 प्रांतों की बजाय, तो वहाँ उसने अपना वर्चस्व जमाया। सिंध और पंजाब भी मैंने कहा, सिंध और पंजाब जो प्रांत है जो आज भी पाकिस्तान में है उन प्रांतों में भी कांग्रेस की पोजीशन कैसी रही, कमज़ोर रही। अब सिंध में और प्रांत में कमज़ोर है, असम और बंगाल में भी उन 6 प्रांतों की अपेक्षा कमज़ोर है, तो कांग्रेस ने वहाँ मुस्लिम लीग की पोजीशन ठीक रही होगी, 51 सीटें पंजाब सिंध में लेकर आई होगी तो वो हिस्सा उसने कहाँ मांग लिया बाद में, पाकिस्तान में। तो यानी उन चुनाव ने ही भारत की डिवाइडेशन में एक तरह से एक दर्पण दिखाया, एक आईना दिखाया मुस्लिम लीग को उनकी नीतियों के अंतर्गत कि देखो आपकी नीतियाँ कैसी हैं। तो इस कारण उसको लगा कि अब मुझे कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा और उसने ऑप्शन ढूंढा भारत के डिवाइडेशन का। ठीक है, तो ये 1935 की जुड़ी हुई कुछ बातें मैंने आपको बताई, इनका क्या महत्व रहा, कहाँ क्या कमी रह गई, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अगली बार जब विचार करेंगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, ध्यान लगाइए और जो बताया गया है एक बार उसको 1919 और 1935 के अधिनियम की तुलना कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए आपस में। उनको जब आप तुलनात्मक रूप से रखेंगे तो ही आपको याद होंगे, नहीं तो ये आपको याद नहीं होंगे। आप सोचेंगे हम एक साथ याद कर ले, पॉसिबल नहीं है, ठीक नहीं है। जब दोनों की विशेषताओं को सामने रखकर याद करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी के साथ याद करके आइएगा, एक बार सुनकर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।